Hello future officers, welcome back to your channel English with Kokila. As we all know कि आपके SSC स्टेनोग्राफर 2026 की नोटिफिकेशंस आ गई हैं और इस वीडियो में हम इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, इसके सिलेबस को काफी डिटेल में जानेंगे और स्पेसिफिकली जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है उसमें देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपके टॉपिक्स आपको क्या क्या पढ़ने हैं और आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, एप्लीकेशन डेट क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार स्टेनो का एग्जाम फिल कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और नहीं जानते कि किस तरीके के एग्जाम्स होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। तो ये वीडियो जो है ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 है, इसकी नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस हुई हैं जो हमने देखा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लास्ट डेट क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी लास्ट डेट जो है दैट इज 15th ऑफ मई। ठीक है, 15th मई को आपका लास्ट डेट है। 15th मई तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेनी है। जो आपके टेंटेटिव एग्जाम डेट है, टेंटेटिव एग्जाम डेट वो कब की है? जुलाई से अगस्त। ठीक है, एक स्पेसिफिक डेट नहीं दिया गया है। जुलाई और अगस्त के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे। टेंटेटिव आपकी ये डेट है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये भी टेंटेटिव है, पर जो अभी नंबर हमें मिला है दैट इज 731। तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड इसके अराउंड ही आपकी वैकेंसीज आएंगी, 731 वैकेंसीज आएंगी और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बहुत डिसेंट जॉब ले सकते हैं थ्रू दिस एग्जाम। अच्छा, एसएससी आपका जो स्टेनो है इसके थ्रू आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स, सॉरी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के पोस्ट ले सकते हैं। काफी डिसेंट पे स्केल होती है इनकी। 731 वैकेंसीज है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है ये देख लेते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। तो अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 टू 30 इयर्स होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 30 साल के आप होने चाहिए। और ये कब होना चाहिए? 1 अगस्त 2026। 1 अगस्त के टाइम पे आप कम से कम 18 से 30 साल के उम्र के होने चाहिए, इस बीच में होने चाहिए। कैंडिडेट जो इस डेट के पीछे बॉर्न हुए हैं, पहले बॉर्न हुए हैं, राइट, दैट इज 2 अगस्त 1996 और 1 अगस्त 2008। तो 2 अगस्त 1996 के पहले जो बॉर्न हुए हैं और 1 अगस्त 2008 के बाद जो बॉर्न हुए हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऑलराइट, नाउ ग्रेड डी की बात अगर आती है तो ग्रेड डी में आप 18 से 27 इयर्स के होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, 18 टू 30, पर ग्रेड डी में आपका एज होना चाहिए 18 से 27 साल। ठीक है, और ये तब तक होना चाहिए 1 अगस्त, ठीक है, 2026। नाउ कैंडिडेट्स जो कि 2 अगस्त 1999 के पहले बॉर्न हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है और 1 अगस्त 2008 के बाद बॉर्न जो हुए हैं वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप किस लेवल पे, आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे बेसिक है आपका ये 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, आप अगर 12th पास कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब अगर एज रिलैक्सेशन की बात आए तो एज रिलैक्सेशन आप देखिए, अगर SC/ST कैटेगरी से हैं आप तो 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 इयर्स से मेरा ये मतलब है कि अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की तैयारी कर रहे हैं तो जो 30 इयर्स है वो 35 इयर्स हो जाएगा। ठीक है, 35 इयर्स हो जाएगा और 27 जो है ये 32 इयर्स का एज हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, नेशनैलिटी, यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए आप, या फिर नेपाल और भूटान, या फिर जो हमारे तिब्बतियन
रेफ्यूजीज हैं, आप उनमें से भी कोई हो सकते हैं। ऑलराइट, जो इंडिया आए हैं 1926 से पहले, 1 जनवरी 1926 से पहले। ऑलराइट, स्किल टेस्ट क्या है? अच्छा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको एक सीबीटी एग्जाम देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ये आपके टोटल 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपका टीयर 1 हो गया, टीयर 1 हो गया सीबीटी एग्जाम 200 मार्क्स का। इसको जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, इसको जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका आता है स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट। ठीक है, और इसमें मैंडेटरी है स्टेनोग्राफर के पोस्ट, अगर आपको चाहिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट आपका मैंडेटरी है, उसमें आपको टाइपिंग देखी जाएगी। ठीक है ना, सिलेबस क्या है, पेपर्स कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो जो बच्चे मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा डरते हैं उनके लिए ये काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स नहीं पूछी जाती। पहला जो पेपर है वो है आपका रीजनिंग का, रीजनिंग का पेपर होता है। सेकंड पेपर जो है वो है आपका जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, और थर्ड जो है वो है आपका इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज। ठीक है, ये 3 टोटल पेपर्स होते हैं। अब चेंज क्या हुआ है, नोटिफिकेशन में हमने देखा है चेंजेस क्या है। पहले क्या होता था कि इन तीनों पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते थे। ठीक है, 2 घंटे आपको दिए जाते थे इन तीनों पेपर के लिए, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पेपर पे कितना टाइम स्पेंड करते थे। अब चेंज क्या हुआ है कि अब जो है टाइम, जो है टाइम ड्यूरेशन वो बांध दी गई है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन को चेंज कर दिया गया है, और अब जो टाइम ड्यूरेशन है रीजनिंग में आपके टोटल आते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में भी आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, और इंग्लिश सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस हो गए, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस हो गए, और इंग्लिश के टोटल 100 क्वेश्चंस। ना, अब टाइम जो डिवाइडेड है इसमें क्या है कि रीजनिंग के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं, 30 मिनट दिए जाते हैं, आधा घंटा मिलता है। जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको आधा घंटा मिलेगा, 30 मिनट मिलेंगे, और इंग्लिश का जो पेपर है उसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, या फिर 1 आवर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टाइम लिमिट जो है वो डिवाइडेड हो गया है पेपर वाइज। और मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, तो एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो है 1/4, दैट इज 0.25। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25। ठीक है, तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, एक आंसर गलत होता है, तो 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। ये आपके पेपर्स हो गए। अब अगर पर्टिकुलरली इंग्लिश का सिलेबस आपको देखना है, तो ये देखिए, जो हमारा नोटिफिकेशन आया है उसमें इंग्लिश का सिलेबस कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। In addition to testing of candidates' understanding of the English language, its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, and its correct usage, etc., her writing ability would also be tested. ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि लैंग्वेज भी टेस्ट की जाएगी, वोकैबुलरी भी टेस्ट की जाएगी, ग्रामर भी होगा, इसमें आप कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कितना समझ रहे हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स जानते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, अब ये तो एक बहुत ही वेग सिलेबस हो गया है ना, कोई भी चीज ऐसे स्पेसिफिकली कोई टॉपिक तो नहीं लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपसे पूछे जाते हैं। और हमें पता है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है आपका ग्रामर, उसके बाद है आपका वोकैब, और उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। है ना, इन 3 पार्ट्स में आपके पेपर को डिवाइड किया गया है।
ग्रामर में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के होते हैं पहले ये देखते हैं। ग्रामर में आपको सबसे पहले आता है स्पॉटिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, नरेशन आता है जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, उसके बाद आपके फिलर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, फिलर्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ठीक है, तो मेन जो आपको ग्रामर में क्वेश्चन के टाइप्स हैं वो कुछ इस तरीके से मिलते हैं। स्पॉटिंग एरर्स होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होते हैं और फिलर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। नाउ फिलर टाइप जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी वोकैबुलरी का भी पार्ट आप कह सकते हैं इसे। नाउ वोकैब में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये देखिए। तो वोकैब में जो है आपके सबसे पहले तो एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, है ना, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कम देखने को मिलता है पर पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एसएससी लगातार आपका जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन के टाइप्स है वो बदलते रहता है, राइट। तो आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमें देखने को मिलता है पर कम मिलता है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए आपके। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, मिसस्पेल्ड वर्ड्स आते हैं काफी, स्पेलिंग एरर्स भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। होमोनिम्स भी हमें पढ़ने हैं, होमोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी वोकैबुलरी में आपको देखने को मिलेंगे। एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, होमोनिम्स, और जैसा कि मैंने कहा कि फिलर्स आपको ग्रामर का भी पार्ट होते हैं, फिलर्स आपके वोकैब का भी पार्ट होते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप देखेंगे कि एक होता है पैराजंबल या फिर हम कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, है ना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या पीक्यूआरएस आप कह सकते हो, पैराजंबल कह सकते हो, ठीक है। फिर आपके आते हैं क्लोज टेस्ट, और उसके बाद आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे आप पैसेज भी कहते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैसेज। नाउ क्लोज टेस्ट में क्या होता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या डिफरेंस है ये जानते हैं। तो क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया होता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट कि काफी बच्चे जो हैं जो पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं उन्हें नहीं पता कि क्लोज टेस्ट क्या होता है। तो एक पैसेज है समझिए, ठीक है, उसके बीच में कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, ब्लैंक 1, फिर ब्लैंक 2, ब्लैंक 3, ब्लैंक 4 एंड देन ब्लैंक 5। इस तरीके से पैसेज होता है, एक पैराग्राफ होता है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं और आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना होता है, इसे कहते हैं हम क्लोज टेस्ट। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दे दिया गया, ठीक है, एक आपको पैसेज दे दिया गया और उसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेसेसरीली वो फिल इन द ब्लैंक्स के नहीं होते, कई बार एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है क्लोज टेस्ट में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ फिर से एक बार आप सिलेबस देखिए, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हैं आपके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है,
एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, फिलर्स है। वो कैप में आप जाओगे तो एंटोनिम सिनोनिम यहीं पे हो गए, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हो गए, होमोनिम्स हो गए, फिलर्स हो गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका रीअरेंजमेंट आ जाता है, पैराजम्बल्स आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट आ जाता है, और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। नाउ ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो क्या में तो आप समझ गए कि एंटोनिम सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, होमोनिम्स है। होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स कई सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि होमोनिम्स क्या होते हैं, जो न्यू है इन टाइप के एग्जाम्स के लिए। तो होमोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग कई बार सेम होती है या स्पेलिंग डिफरेंट भी होती है, पर उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिमिलर होती है। और प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होती है पर उनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, और कई बार स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक। बैंक जो है आपका, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है जिसमें आप पैसे जमा करने जाते हैं या पैसे निकालने जाते हैं। और नदी के किनारे को भी हम बैंक कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन दोनों की बैंक ही है, पर मीनिंग डिफरेंट है, तो इसे हम होमोनिम कहेंगे। ठीक है। या फिर कई बार स्पेलिंग भी डिफरेंट हो जाती है, देखिए डियर एंड डियर। यहाँ देखिए, इस डियर का मतलब होता है प्रिय, राइट, प्रिय। और इस डियर का मतलब होता है हिरन। स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, और मीनिंग डिफरेंट है ना। तो इसे हम होमोनिम्स कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलेंगे। नाउ क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप डिफरेंस समझ गए। अब ये देखिए कि ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। इन टॉपिक्स को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जो आपका सिलेबस है वो बहुत ही वेग है, तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है ग्रामर में जिसे आप छोड़ेंगे। पूरा का पूरा ग्रामर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ग्रामर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज यू ऑल कैन सी कि स्टेनो में टोटल 100 मार्क्स के इंग्लिश का पेपर आता है, राइट। 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आता है, 50% वेटेज आपके इंग्लिश की है। तो ये सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले आपका आता है टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से मेरा क्या मतलब है? टोटल आपके कितने हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच? 9 हो गए। आर्टिकल्स को लेके 9 हो गए। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन कम्स योर आर्टिकल्स, है ना। ये टोटल आपके 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? सेंटेंस वर्ब अग्रीमेंट, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। उसके बाद कोलोकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। कोलोकेशन तो आपका डिफरेंट टॉपिक हो गया। आपको देखने को मिलेंगे मॉडिफायर्स, पैरेललिज्म, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो टेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, मॉडिफायर्स है, पैरेललिज्म है, कंडीशनल सेंटेंसेस है। और बेसिकली आपका जो पूरा ग्रामर है, ठीक है, एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी आपको। पूरा का पूरा ग्रामर जो है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, कोई भी चीज छूटी नहीं होनी चाहिए आपकी। तो इस तरीके से आप देखिए, 1 सेकेंड, यस, कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो इस तरीके का है। क्वेश्चन पैटर्न आपको इस तरीके से मिलेंगे।
और ये जो है ये आपका ग्रामर का पूरा टॉपिक हो गया, ग्रामर के टॉपिक्स हो गए। ठीक है, नाउ इस चैनल पे हम क्या करेंगे, इस चैनल पे हम जो आपके टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो हम लाते हैं, और जो पीवाईक्यूज हैं हम लगातार पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। डिपेंडिंग ऑन के कौन सा एग्जाम पास है हम उसके एग्जाम के पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे अभी आपका जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो हमने जीडी के पीवाईक्यूज काफी सारे डाले हैं। अभी आपका एनडीए सीडीएस का एग्जाम था, उसके पीवाईक्यूज डले हैं। वोकैबुलरी जो है, ग्रामर जो है, इंग्लिश का सिलेबस लगभग अगर आप देखें तो सारे एग्जाम्स का सिमिलर सिलेबस होता है। आपको क्या करना है, जितनी भी आपको वोकैबुलरी मिल रही है, जितनी भी ईडियम मिल रही है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में अपनी ये स्ट्रेस करती हूँ, काफी ज्यादा इस पे जोर डालती हूँ कि ग्रामर का पोर्शन जो है वो सबके लिए सेम है। कोई ऐसा वीडियो नहीं होता है कि अगर वो डेडिकेटेड है एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए, या अगर वो डेडिकेटेड है सीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टेनो वाले नहीं देख सकते हैं, या फिर जीडी वाले नहीं देख सकते हैं, या सीजीएल सीएचएसएल वाले नहीं देख सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन वही है, टेंस आपसे वही पूछी जानी है, नाउन प्रोनाउन वर्ब ये सारे आपके वही पूछे जाने हैं, प्रेपोजिशंस आपकी वही हैं, अलग से कुछ है नहीं। वोकैबुलरी में भी अगर आप देखें, वोकैबुलरी में भी देखो, एंटोनिम सिनोनिम वही होते हैं, वर्ड्स तो नहीं बदल जाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम वही होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी वही है, इडियम्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं, होमोनिम्स है, फिलर्स है, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, नॉट ओनली स्टेनो के पेपर्स का, ठीक है, सिर्फ स्टेनो के पीवाईक्यू सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको सारे एग्जाम के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। इसमें क्या होता है, सारे एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स किसी में कम पूछे जाएंगे, किसी में ज्यादा पूछे जाएंगे, टेंस के क्वेश्चंस किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, नरेशन किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। तो ये बस जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है या जो डिफिकल्टी लेवल है वो आगे पीछे होती है, टॉपिक आपकी सिमिलर है, राइट। इडियम्स और फ्रेजेस हर जगह वही हैं, राइट। इडियम्स और फ्रेजेस ऐसा तो नहीं है कि सब एग्जाम ने डिवाइड कर लिया कि हाँ 10 यहाँ से हम पूछेंगे, 10 वहां से कोई और पूछेगा, या फिर हम वो नहीं पूछ सकते, ये तो कोई है ही नहीं, राइट। तो आपको क्या करने हैं, जितने ज्यादा आप वोकैबुलरी पढ़ सकते हैं उतनी ज्यादा पढ़िए। कई बार होता है कि एसएससी के क्वेश्चन सीडीएस में देखने मिल जाते हैं, सीडीएस के क्वेश्चंस आपको स्टेनो में देखने मिल जाएंगे, या फिर सीजीएल सीएचएसएल में देखने मिल जाएंगे, या जीडी में भी मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे डिवाइड ना करें चीजों को, स्पेशली जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्योंकि पोर्शन जो सिलेबस है आपका वो पूरा एक ही है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे भी आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे, आगे मैं स्टेनो के भी पीवाईक्यूज लेकर आऊंगी। अभी हमारे चैनल पे जो लेटेस्ट गए हैं वो एनडीए सीरीज के पीवाईक्यूज गए हैं, जीडी के पीवाईक्यूज गए हैं, उसके बाद हमारे कई सारे हमने इडियम्स डिस्कस किए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वर्ड्स हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। ठीक है, और अगर आप पहली बार प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपका क्या काम है, पहले आप टॉपिक वाइज पढ़िए। ठीक है, टॉपिक वाइज आप अपने ग्रामर के टॉपिक्स को पढ़िए, वोकैबुलरी आप अलग से साथ साथ पढ़ सकते हैं, और रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट काफी ज्यादा पूछा जाता है स्टेनो में। ठीक है, तो रीडिंग आपको रोज करनी है। एक दिन ऐसा मत सोचना कि हाँ मैं एग्जाम के 10 दिन पहले रीडिंग अगर करना स्टार्ट कर दूं तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं। रीडिंग आपको रोज करनी है, एक हैबिट बना लेना है कि रोज आपको रीडिंग करनी ही करनी है। ठीक है, और उसके बाद ही जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तभी आप सक्सेसफुली इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और जब आप सीबीटी मोड के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करनी है, ये मत सोचना कि सीबीटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस करूंगा या स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है, आपको साथ साथ इसे लेकर चलना है। ऑलराइट, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिली हो, आप स्टेनो के एग्जाम के बारे में समझे हो, आपको सिलेबस समझ में आया हो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं आपका रिप्लाई करूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।